नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी में वैसे तो हमेशा ही एक न्यूज़ आती रहती है। इस बार फिर से एक पीआईएल पड़ी है और ये चर्चा हो रही है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है या फिर मेंस भी मान लीजिए आप, तो जो प्रश्न लिख के आते हैं वो या तो इंग्लिश माध्यम में ही होते हैं या फिर आपके हिंदी में होते हैं। ऐसा ही क्यों होता है? और बाकी के जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे 8th शेड्यूल में लिखी हुई हैं, आखिर उन पे क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या होने की संभावना इस बार, आइए यही चर्चा की जाएगी। तो हुआ क्या, आपको बता दें, यूनियन गवर्नमेंट शुड कंडक्ट द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक पीआईएल फाइल की गई है, कहां पे? मद्रास हाई कोर्ट में। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ, ये अगर तमिल में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ा में हो तो शायद आसान पड़ेगा। होता भी है। रीजनल लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस आपके अपनी भाषा में बनता है और उसके कारण आप बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई मिली, जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा फिर भी आसान हो जाएगा। पर मानिए उन लोगों का जिनका रीजनल लैंग्वेज में ही डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उनको कठिनाई तो आएगी अगर उनको इंग्लिश और हिंदी में समझने के लिए मजबूर किया जाए। तो समझना यह भी है कि पीआईएल में लिखा गया, अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस बारिंग हिंदी एज लिस्टेड इन द शेड्यूल 8 was discriminatory and violative of the constitution। तो एक इल्जाम लगाया गया है कि आप मात्र हिंदी और इंग्लिश में यूज करके आप हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो संविधान का उल्लंघन हो कर रहा है, आपको बता दें, रेंज ऑफ आर्टिकल्स दैट आर नाउ ट्राइंग टू बी वायलेटेड हियर। कौन कौन से, आइए हम आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 14 से चालू हो जाइए आप। 14 इक्वालिटी की बात करता है, 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते, 16 बात करता है जो जॉब स्टेट के अंदर होंगी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बाकी आपका 19 बोलता है, अब जब आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप एक्सप्रेशन बेहतर तरीके से तभी तो दे पाएंगे जब आपको पता हो कि चीजें हैं क्या, मेरी भाषा में हो, तब तो एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। आर्टिकल 21 तो हमेशा ही वॉयलेट होता रहता है क्योंकि यहां लाइफ की बात है, डिग्निटी की बात है। ये सब वॉयलेशन हो रहे हैं और इसी का इल्जाम लगाया गया है और ये पिटीशन डाली गई है। हालांकि आपको बता दें, कैंडिडेट्स हु स्पीक हिंदी एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम अर्बन एरियाज, एज पर दिस एलिगेशन ऑफ पीआईएल, इट इज सेड दैट कि इनको एक एडवांटेज मिल रहा है एज कंपेयर टू दोज पीपल जो शायद एक ऐसी एरिया से आते हैं जहां रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती है। वैसे आपको याद होगा, जब लैंग्वेज सिस्टम चालू भी होता है तो सबसे पहले एक बात की जाती है कि जो नीचे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें मदर टंग में ही पढ़ाई करानी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? विकास के लिए, आपके मेंटल डेवलपमेंट में आपकी अपनी भाषा में चीजों का बेहतर तरीके से समझते हैं। आज आपको ले आके अगर हम फ्रांस में बैठा दे और बोले कि जॉब पढ़ लो, तो आपको कठिनाई होगी क्योंकि आपका सारा विकास आपके खुद की भाषा में हुआ है। ये सेशन को भी आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपकी भाषा से कुछ ना कुछ इसका तालमेल है। अगर यहीं पे हम थोड़ा इंग मोंग बिंग कर दें तो आप शायद परेशान होने लगेंगे। तो सोचिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम में जहां पे बड़े से बड़ा अधिकारी बन रहा है, वहां पे आप सिर्फ इंग्लिश हिंदी रख रहे हैं, तो कुछ लोगों को कठिनाई तो पक्का ही होगी और होते हुए दिख भी रही है। आपको पता है, यूपीएससी कहता है कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू राइट द आंसर्स इन सीएसई मेन इन आइदर इंग्लिश और एनी ऑफ द 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस। यहां पे प्रीलिम्स में आपके पास कोई स्कोप नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में ही छप के आता है पेपर। मेंस के लिए यूपीएससी ने कहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आइदर यू राइट इन द इंग्लिश ऑल द आंसर्स और यू राइट इन एनी अदर लैंग्वेज दैट यू प्रीफर, बट दैट मस्ट बी मेंशन्ड इन आवर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर क्वेश्चन किसमें प्रिंट होके आएगा? इंग्लिश और हिंदी में। यहां पे कई बार देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि बाकी लैंग्वेजेस में क्यों नहीं हो रहा। हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, पर फिलहाल समझिएगा, आपको एक ऑप्शन दिया गया मेंस में कि आप किसी भी भाषा में जो हमारे 8वें शेड्यूल में मेंशन्ड है उसमें आप आंसर लिख सकते हैं। आपका इवैल्यूएट होगा, आपको नंबर दिया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें, 2 different languages that are there in the notifications by securing 25 marks in each one is English and the other is a vernacular or Indian language of your choice। आपको 2 क्वालिफाइंग पेपर मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन में। कुछ लोगों को एक क्वालिफाइंग पेपर से छूट दी जाती है, कुछ लोग को दोनों देने होते हैं। एक में आपके पास इंग्लिश होगा और एक में आपको एक वर्नाकुलर इंडियन लैंग्वेज कोई भी चुननी पड़ेगी जो 22 में आपके पास लिखी हुई है। लोग इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश गुजराती, तमिल ये चुन सकते हैं, पर आपको एक तो तय है कि आपको इंग्लिश तो यहां पे देना ही होगा ताकि आप जो आगे का जब कार्यपत्रावली की बात आएगी तो आपके पास इंग्लिश का भली भांति नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे आपको 25 मार्क्स बस % ऑफ मार्क्स पाने होते हैं। अब हमने थोड़ा और छानबीन करने की कोशिश की और हमें पता चला कि जीएस पेपर 1 का एक सैंपल साइज हमने निकाला और हमने देखा कि आखिर कितने लोग किस भाषा में ऑप्ट करना चाहते हैं। चूंकि मेंस में प्रोसेस था कि आप इंग्लिश या किसी और भाषा में दे सकते हैं। गुजराती में 2015 में 1120 लोगों ने लिखा था, 2016 में वही घट के 289 हो गए, 2017 में वही घट के 210 हो जाते हैं, 199 और 159 घटता ही जा रहा नंबर।
हिंदी किसी जमाने में 2015 में 2433 लोगों ने मेंस का पेपर 1 लिखा था, 1318, 1065, 888, 570। मराठी भी इसी हिसाब से कम होता हुआ आपको दिखेगा, तमिल भी आपको लगभग बराबर दिख रहा है, तेलुगु भी कम होता दिखेगा, इंग्लिश आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत, जैसे 11 से 13 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज ऑल्सो। माई पॉइंट इज, ये यहां से आखिर छोड़कर इधर तो नहीं जा रहे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मन में लोगों के बहुत विचार बनते हैं। विचार ये बनते हैं कि क्या मेरा माध्यम चुनना मेरे सिलेक्शन में आड़ तो नहीं बन जाएगा, क्या मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है कि मैं उस हिसाब से पढ़ सकूं, क्योंकि ज्यादातर मटेरियल आपके पास आपके इंग्लिश में ही है या फिर ट्रांसलेट करके हिंदी या किसी और भाषा में मुश्किल से ट्रांसलेट हुआ होगा। ट्रांसलेटर्स भी इंग्लिश के हिंदी भी आपको पता ही कैसे कहां से क्या ट्रांसलेट करते हैं। अगर मेरे पास मटेरियल का अभाव है और मेरे पास ऑलरेडी मुझे एक मन में भावना है, कैंडिडेट है आप, और सोचिए आपके मन में भावना है कि पता चला अगर मैंने लैंग्वेज लिया तो मेरा पेपर ठीक से इवैल्यूएट नहीं होगा, अगर ये भावना है तो आप किसकी तरफ भागेंगे? इंग्लिश की तरफ। ये बाई चॉइस नहीं है, बाई मजबूरी है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने नॉर्मल एफिशिएंसी में काम नहीं कर रहे। आपका नॉर्मल एफिशिएंसी आपकी भाषा से रिलेटेड था, आप किसी और को चुनकर कोशिश कर रहे हैं एफिशिएंट होने का, वो आपका बड़प्पन है, आपकी मेहनत है, पर इसमें आपकी कठिनाई को वाकई में सलाम तो हम करेंगे, पर कष्ट भी है। पर यहां पे कम होता हमें दिख रहा है साफ। तो यूपीएससी अगर ये कह रहा है कि लैंग्वेज के लोग कम हो रहे, तो उसको ये समझना चाहिए था कि कम हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, हमें कम नहीं होने देना है। क्योंकि आप ही ने तो बोला भारत तो आपका सैलेड बाउल है, आप उसी सैलेड बाउल से एक ही भाषा थोड़ी ना रखोगे बस, यू मस्ट हैव ऑल द लैंग्वेजेस। अगला देखते कुछ और चीज हम आपको दिखाते हैं। इंटरव्यू की बात करते हैं। एक ईयर है 2015 का जिसमें 2792 कैंडिडेट्स थे हु अपीयर्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट इन सीएससी 2015, जिसमें से 2368, सोचिएगा 2792 में से 2368 ऑप्टेड इंग्लिश, while 429 candidates opted for an Indian language as a medium for interview। 2019 में 1992 कैंडिडेट थे जिन्होंने दिया एग्जाम, और उनमें से लगभग 1774 ने इंग्लिश चुना है। आप समझ सकते हैं 80-90% लोग इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, वो अपनी रीजनल जो आज तक का विकास हो वो भाषा भी नहीं चुन रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? रीजन पहला यही है, मेंटल इंपैक्ट एक पड़ रहा है कि क्या मेरा कोई और भाषा लेना मेरी चीज को सही से ट्रांसलेशन में उतार पाएगा कि नहीं, क्योंकि वहां एक ट्रांसलेटर बुलाया जाएगा, क्या वो सही से ट्रांसलेशन कर पाएगा? क्या मेरा इंग्लिश और हिंदी में ही न्यूज़पेपर्स का अवेलेबल होना और सिर्फ मटेरियल अवेलेबल होना क्या मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंट है, या मेरे लिए एक दुविधा उत्पन्न कर रहा है कि मैं और बाकी लैंग्वेजेस को नहीं ले पा रहा हूं? ये सारे वो पैमाने हैं जो एक एस्पिरेंट सोचता है, डरता है, और इसीलिए वो इंग्लिश या हिंदी की तरफ भागने लगता है। बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस यहीं पे थोड़ा पीछे हो जाते हैं। हालांकि भारत जैसे देश में हमें हर लैंग्वेज को आगे करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको बता दें कि अगर हम इसके थोड़े संवैधानिक चीज़ों में जाएं तो इंग्लिश हिंदी का हमें एक दायरा समझ में आता है। आज मेरे पास प्रीलिम्स के पेपर या मेंस का पेपर इंग्लिश हिंदी में ही छप के आता है, उसका रीज़न हमने ढूंढने की कोशिश की। हालांकि हमें इसका ऑफिशियल वर्जन कहीं नहीं मिला, पर हमें एक चीज़ समझ में आई थी कि यूनियन की भाषा अगर आर्टिकल 343 पढ़ी जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी। हिंदी को साफ तरीके से यूनियन का एक तरह से भाषा बताया गया ऑफिशियल, पर साथ में यह भी बताया गया है कि आर्टिकल 343 बोलेगा कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है ताकि यहां पे जो दिक्कतें आएंगी ट्रांसलेशन की, ट्रांजिशन की, वो ना आए, और ये इंग्लिश आज तक चलता ही जा रहा है। 344 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के भी नियुक्त किए जाने की बात की गई है, पर इन सबके पीछे मुद्दा था कि हिंदी को शायद थोड़ा सा उठा दो, इंग्लिश को मीडिएशन के तौर पे रखो, और ये सारी बातें शायद 22वें जो हमारे 8वें शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें हमें देखनी मिलेंगी कि ये सारे वो लैंग्वेजेस जो मेंशन है, जिसमें आपको दिखेगा असमीज, कन्नड़ा, मणिपुरी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृति, मराठी, कश्मीरी, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, तमिल, उड़िया, मलयालम, हिंदी, डोगरी, संताली, बोडो और मैथिली। ये सब हमारे लैंग्वेजेस हैं जो 8वें शेड्यूल में लिखे हुए हैं। इनमें से भी पॉजिटिव निकालकर हिंदी में डालने की बात थी ताकि हिंदी को बढ़ावा मिल सके और वो एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज बन सके पूरे तौर पे। पर भारत की डाइवर्सिटी, विविधता इतनी है कि मज़ा आता है कि एक कोने में डोगरी बोली जा रही है तो एक कोने में संथाली बोली जा रही है, एक तरफ अगर आपका भोजपुरी चल रहा है तो एक तरफ मराठी चल रही है। यही विविधता को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है कि हर लैंग्वेज को डेवलप किया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल है? एक ही पेपर को मैं कैसे लैंग्वेजेस में छापूं? सबसे पहला डर है ट्रांसलेशन एरर का, जो इंग्लिश और हिंदी में नहीं हो पा रहा है वो इंग्लिश से डोगरी, संस्कृत में तो होना मुश्किल ही लगता है, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मे बी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन दिस, एंड वो भी गलती आ रहा है अगर, तो दुविधा तो होगी। दूसरा है
ये वाइज होगा क्या कि मैं 22 लैंग्वेज में पेपर निकाल के सामने रखूं? तो पेपर ही दिखेगा, बस आंसर करने का जगह तो मिलेगा नहीं। पहले 22 पन्ना पलटिए, क्योंकि वो लैंग्वेज के हिसाब से, उसके बाद आपका आंसर लिखने का पेज आएगा। शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप अगर अपनी पहले ही भर दें, अनुमति दे दें कि मुझे इसी में पेपर देना है और मेरे लिए इसी में छप के आए, तो अलग बात है। तो शायद यूपीएससी को व्यवस्था करनी पड़ सकती है। पर फिर भी आपके मन में क्या ये डर है कि ट्रांसलेशन एरर होगा, अगर होगा तो फिर कोर्ट केस चलेगा और ये सब चलेगा, सब चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और इन सबको देखते हुए इसीलिए इंग्लिश और हिंदी को ही रखा गया है। हालांकि पॉइंट ये है कि हमें लैंग्वेजेस को ना देखकर, ये बहुत सारे टॉपर्स ने भी बोला और हम भी यहाँ बोलना चाहेंगे, आप जब लबासना पहुंचेंगे तो आपकी लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। आपको जो भी कैडर मिलेगा उसके हिसाब से आपकी लैंग्वेज की ट्रेनिंग होगी। तो आप वो ना घबराते हुए आप बेयर मिनिमम इंग्लिश को, अगर आपको लगता है कि हिंदी मेरे लिए थोड़ा सा दूर पड़ती है, तो आप इंग्लिश को जरूर पकड़ के रखें, ताकि आप बेहतरीन तरीके कम से कम इस एग्जाम को दे सकें। और लैंग्वेज बैरियर नहीं बनता है। आपके पास मटेरियल ही कम है, अगर मान लीजिए किसी और लैंग्वेज में, तो आपको इंग्लिश में आना ही पड़ेगा। बेहतर है आप इंग्लिश चुनकर आ जाएं और कोशिश करें करने का। अगर आपको हिंदी सूट करता है आप हिंदी में करिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इतने अगर प्रोफिशिएंट है कि मैं रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूं, मोस्ट वेलकम। पर इसको बैरियर के तौर पर मत देखिए। हालांकि पीआईएल की गई, अब इसका क्या नतीजा आएगा थोड़ी देर में देखना बाकी है। पर फिलहाल जितना आप समझ पा रहे हैं कि बहुत जल्दी तो कुछ नहीं बदलने वाला है यूपीएससी एग्जामिनेशन, पर अगर बदलेगा तो जरूर बताया जाएगा। इसके पीछे में एक और न्यूज हमें मिल रही थी। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया था अभी कुछ दिन पहले कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक मेती की भाषा में निकालूंगा। द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ मणिपुरीज इज मेती मयेक, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया जाएगा, ताकि मणिपुरी का जो स्क्रिप्ट है वो बढ़ सके और मणिपुरियों को समझ में आ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन की भावना क्या है, वो समझ के रिलेट कर सके उसके साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो हमें यहाँ पे करने को मिला। और ऐसा ही अगर यहाँ हो रहा है तो बाकी राज्यों में भी किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बदल के थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट कर सकता हूं, ताकि लोग उसको बेहतर समझ सके। वैसे ही पेपरों में बहुत लैंग्वेजेस के साथ तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, पर अगर आपको लगता है एक नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है किसी में, तो आप जरूर उसको देने का सोच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो अप टू 50% ऑफ अभी चल रहा है। सीएमसी कोड पर आपको ये लॉ ऑफर मिल जाएगा और एक्सटेंशन भी मिलेगा। हमारा रफ्तार बैच है 2024 के लिए चालू हो रहा है, फाउंडेशन है 2025 के लिए चालू हो रहा है। जैसे हमारा रफ्तार बैच है आपका 1 तारीख से चालू हो रहा है, आप जुड़ जाइए। करंट अफेयर से स्टार्टिंग है, बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। और फाउंडेशन बैच भी है मेरा जो दिसंबर 4 से चालू हो रहा है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। प्लस द स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज एक्चुअली इट हैज ऑलरेडी हैपेंड ऑन November 26 नाउ। एंड ऑप्शनल बैचेस है मेरे पास जिसमें आप जुड़ सकते हैं। एंड EMI फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस, यू कैन जॉइन अस इन EMI ऑल्सो। जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए सेशन को। और ऐसी चीज़ों को जानने के लिए नीचे आपको दिख रहा होगा यूपीएससी स्टॉप का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय।